Hello, my dear students. I Rahul Mishra, and today we are going to discuss application of Bohr's atomic model. Application of Bohr's atomic model. It it means बोर के एटॉमिक मॉडल के क्या अनुप्रयोग हैं. इट मीन्स व्हाट आर द यूजेज ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, या हम बोर के एटॉमिक मॉडल या परमाणु मॉडल का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं. सो लिसन, फर्स्ट यूज इज इट एक्सप्लेन वन इलेक्ट्रॉन एटम सक्सेसफुली. सो लिसन, बोर का जो एटॉमिक मॉडल है इसने एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम या एक इलेक्ट्रॉन एटम को completely एक्सप्लेन किया. इट मीन्स इट एक्सप्लेन वन इलेक्ट्रॉन एटम. वन इलेक्ट्रॉन एटम मीन्स ऐसा एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, और वी कैन से वन इलेक्ट्रॉन आयन. फॉर एग्जाम्पल He प्लस, बिकॉज He कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन. He में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ड्यू टू दिस प्लस साइन, इस प्लस साइन के कारण एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया. नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो केवल बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे 1. सो दिस इज आल्सो वन इलेक्ट्रॉन आयन. दिस इज वन इलेक्ट्रॉन एटम. सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल इज Li प्लस 2. Li में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 2 प्लस है मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए. इट मीन्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बी 1. सो लिसन, बोर्स एटॉमिक मॉडल completely explain वन इलेक्ट्रॉन एटम. तो जो बोर का एटॉमिक मॉडल है ये एक इलेक्ट्रॉन एटम को completely एक्सप्लेन करता है, या एक इलेक्ट्रॉनिक परमाणु को. नाउ लिसन, इट इज आल्सो यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. इट मीन्स वी ऑल नो दैट any atom has definite nucleus and this nucleus is surrounded by shell. हमको पता है कोई भी परमाणु है तो उसका एक डेफिनेट न्यूक्लियस होगा या नाभिक होगा. एंड दिस न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सेल. और ये जो नाभिक है या न्यूक्लियस है ये शेल से सराउंड होता है. एंड दीज शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय K, L, M, N एंड सो ऑन. नाउ so listen, if atom contain n shell, it means जो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन किसी स्मॉल n शेल में चक्कर लगा रहा है, when an electron revolves in small n orbit, अगर कोई इलेक्ट्रॉन स्मॉल n ऑर्बिट में या स्मॉल n कक्षा में चक्कर लगा रहा है, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट. तो इस ऑर्बिट या इस कक्षा की जो रेडियस है या त्रिज्या है वो कितनी होगी. सो दिस इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल. इस त्रिज्या को भी या इस रेडियस को भी बोर एटॉमिक मॉडल के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है. सो लिसन, मीन्स वी कैन से दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. तो हमारी ऑर्बिट फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, या कक्षा जो है पहली हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर लगाता है. तो उस कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस दिस इज फर्स्ट सेल. इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है. इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट सेल. This is the first cell in which electron revolve. So listen,
So radius of first cell is also called as Bohr's radius. It means जो पहली कक्षा की त्रिज्या होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको हम बोर रेडियस या बोर त्रिज्या भी कहते हैं. सो लिसन, इफ वी कंसीडर, अगर हम मान लें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन nth ऑर्बिट, हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन nth कक्षा में चक्कर लगा रहा है. सो लिसन, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस nth ऑर्बिट? सो इट्स फार्मूला इज r इज इक्वल टू, तो इसका फार्मूला होता है स्मॉल r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर. इट मीन्स हम कह सकते हैं जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और z मीन्स एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. या बोर त्रिज्या, सॉरी जो त्रिज्या है और दिस रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या जो त्रिज्या है वो कक्ष संख्या या कक्षा की संख्या के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुक्रमानुपाती तथा परमाणु क्रमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है. सो इन दिस फार्मूला, इस फार्मूले में r इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. r जो है वो कक्षा की nth कक्षा की त्रिज्या है. nth हमने बताया कि पहली कक्षा भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है. अगर n बराबर 1 है तो पहली कक्षा, n बराबर 2 है तो दूसरी कक्षा. या हम कह सकते हैं if we talk about first cell, then n is equal to 1. If second cell, then n is equal to 2. It means cell number or orbit number. This is representation of small n. So small r is what? Small r is radius of nth orbit. Z is atomic number, small n is number of orbit, small e is charge of electron, small m is mass of electron, small h is Planck constant. It means Z जो है वो परमाणु क्रमांक है, स्मॉल n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है या कक्षा की संख्या है, स्मॉल e जो है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक आवेश, स्मॉल m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल h इज प्लांक कांस्टेंट या इसी को कहते हैं प्लांक नियतांक. सो लिसन, दिस इज द फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. ये किसी भी nth कक्षा की त्रिज्या का फार्मूला है. If we talk about the radius of first orbit, then put n is equal to 1. अगर हमें पहली कक्षा की त्रिज्या निकालनी है तो n is equal to 1 रख देंगे, दूसरी की निकालनी है तो n is equal to 2 रख देंगे. Now listen here. In this formula we know some values. We all know that for first cell, पहली कक्षा के लिए n बराबर 1. If we talk about hydrogen atom, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, then listen, atomic number Z equal to 1. जो Z होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के. So for hydrogen atom, atomic number या परमाणु क्रमांक 1. So listen here. If we talk about hydrogen atom, in case of hydrogen atom, atomic number is 1. Atomic number is 1. It means it contains 1 electron in 1 orbit. So listen. So this is the radius of first orbit, या ये पहली कक्षा की त्रिज्या होगी.
एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाएगा। इसे बोर त्रिज्या या बोर रेडियस भी कहते हैं। नाउ लिसन, on putting, listen here, small h is 6.625 into 10 to the power minus 27 अर्ग सेकेंड। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। ये प्लांक नियतांक का मान होता है। व्हाट इज स्मॉल ई? इट इज़ 4.803 into 10 की पावर minus 10 ESU। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU means electrostatic unit. Small m means this is the mass of electron, 9.109 into 10 to the power minus 28 ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। So listen, put all these values in the formula of radius of nth orbit। ये सारी वैल्यूज जब हम nth ऑर्बिट की रेडियस के फार्मूले में रखते हैं, then listen, we have small r equal to 0.529 n square. So if n is equal to 1, then radius of nth orbit is 0.529 angstrom। 0.529 एंगस्ट्रॉन। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो पहली कक्षा या पहली ऑर्बिट की त्रिज्या या रेडियस होती है, दिस रेडियस इज 0.529 एंगस्ट्रॉम एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। So this is called as radius of first orbit, or we can say radius of Bohr's orbit also। इसी को बोर कक्षा की त्रिज्या या पहली कक्षा की त्रिज्या भी कहते हैं। This is बोर रेडियस, और we can say in Hindi it is बोर त्रिज्या। Now next application is Bohr atomic model is also used in the calculation of energy of nth orbit। It means बोर के परमाणु मॉडल से या एटॉमिक मॉडल से हम लोग किसी भी nth शेल या nth शेल की एनर्जी या ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। So this is the formula for the energy of nth orbit. It is equal to minus 2 pi square mz square e की power 4 upon n square h square. So energy is directly proportional to minus z square by n square. So the energy of first orbit, जो पहली कक्षा की ऊर्जा होती है, वो सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद आती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 electron volt. So what is electron volt? This is the unit of energy, and we all know that 1 electron volt equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule। 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. So electron volt is also the unit of energy. Now next application of Bohr's atomic model is in the calculation of speed of electron। It means बोर के परमाणु मॉडल से हम लोग इलेक्ट्रॉन के वेग या इलेक्ट्रॉन की गति या इलेक्ट्रॉन कितनी गति से किसी भी कक्षा में घूम रहा है, इसकी गणना भी हम बोर के परमाणु मॉडल से कर सकते हैं। And the formula of the velocity of electron is Vn equal to 2 pi Jd square upon nh, or Vn is speed of electron या इलेक्ट्रॉन का वेग
ये किसके प्रोपोर्शनल होगा या किसके समानुपाती होगा? जेड अपॉन एन के। जेड ऊपर है और एन नीचे है। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन, अगला यूज है, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन द कैलकुलेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो बोर के एटॉमिक मॉडल से हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्ञात कर सकते हैं। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? वी ऑल नो दैट ionization energy is the amount of energy required to pull out an electron from the outermost shell. It means ionization energy एक एनर्जी का अमाउंट है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकालने में दिया जाता है। इट मीन्स एक ऐसी एनर्जी जो कि किसके लिए ज़रूरी है? किसी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल या बाह्यतम कोश से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the amount of energy required to pull out an electron from the outermost cell of any isolated gaseous atom. It means किसी भी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी देनी पड़ती है वही आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। सो वी कैन कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल बाय दिस फार्मूला। सो आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू ई इन्फिनिटी माइनस ई एन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन NS सेल में प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी ई एन होगी, एज वी हैव studied earlier from this formula। अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है या घूम रहा है तो उस ऑर्बिट की एनर्जी या उस कक्षा की एनर्जी En होगी। बट लिसन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज E इन्फिनिटी माइनस En। इसका मतलब E इन्फिनिटी मीन्स यहाँ n की वैल्यू इनफाइनाइट है। अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इफ़ n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देन फ्रॉम दिस फार्मूला En विल बी E infinity and E infinity equal to 0 because 1 upon infinite equal to 0. It means E infinite की वैल्यू हमेशा 0 आती है। So we can see here, इसलिए हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू या आयनन ऊर्जा जो होती है वो E इनफाइनाइट माइनस En के बराबर होती है। सो E इनफाइनाइट इज ऑलवेज 0। इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा किसके बराबर होगी? माइनस En के। नाउ लिसन, Bohr's atomic model is also used in the calculation of possible lines in hydrogen spectrum. It means बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या को बताने में यूजफुल होता है। So listen, when any electron moves from lower energy to higher energy, when any electron moves from lower energy to higher energy, जब कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा में जाता है, हमें पता है पहली कक्षा की ऊर्जा कम होती है, दूसरी कक्षा की ऊर्जा ज़्यादा होती है और तीसरी की उससे ज़्यादा होती है। So when an electron jumps from lower energy to higher energy,
lower energy to higher energy, then it will stay in these orbit for some time. तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में कुछ देर के लिए रुकता है, लेकिन ये फिर दोबारा अपनी कक्षा में वापस लौट के चला आता है. सो लिसन, व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन moves from lower energy to higher energy, then it will return back to higher energy to lower energy. It means जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में रहता है और उसके बाद वो फिर से दोबारा अपनी पुरानी कक्षा में या पहले वाली कक्षा में वापस लौट आता है. तो हमको कुछ रेखाएं मिलती हैं, एंड दीज लाइंस आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रल लाइंस. इन्हीं लाइंस को स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं, या हिंदी में इसे कहते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाएं. स्पेक्ट्रमी रेखाएं. सो लिसन, तो कौन से आइटम में या कौन से परमाणु में कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं या कितनी स्पेक्ट्रम लाइंस हैं. So this is given by Bohr's atomic model by a formula. For example, तो ये जो है किसने बताया? बोर्स एटॉमिक मॉडल ने बताया. इन्होंने एक फार्मूला दिया. अगर कोई इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल n=1 से n=4 में ट्रांजिट कर रहा है या जा रहा है, पहली कक्षा से चौथी कक्षा में जा रहा है, पहली कक्षा की ऊर्जा कम होगी, चौथी की ज़्यादा होगी. देन लिसन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन? डेल्टा एन मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ सेल. चेंज इन नंबर ऑफ सेल मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल मीन्स 4 माइनस इनिशियल मीन्स 1. सो डेल्टा एन इज 4 minus 1, so it is equal to 3. Delta n is 3. It means जो कक्षाओं का अंतर है वो 4 minus 1 होगा या 3 के बराबर होगा. So listen, the formula for number of possible line is sigma delta n. So sigma delta n means 3, so it is equal to 3. sigma 3 वैल्यू इज, सिग्मा 3 की क्या वैल्यू होगी? 3 + 2 + 1. इसको जोड़ देंगे तो कितनी लाइंस आ जाएंगी? 6 लाइन. सो देयर विल बी 6 लाइन. इट मीन्स अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा से चौथी कक्षा में जाता है तो वहाँ कितनी लाइंस आती हैं? 6 लाइंस आती हैं. कितनी लाइंस आती हैं? टोटल 6 लाइंस आती हैं. So these are called as spectral line. These are called as spectral line. Now last application of Bohr's atomic model is in the calculation of wavelength या तरंग दैर्ध्य की गणना करने में. So we all know that delta E, it means this is the energy difference, and delta E is equal to En2 minus En1. If we have two shells, अगर हमारे पास कोई 2 शेल हैं, एक N1 और एक N2, या 2 कक्षाएं हैं N1 और N2 जिनकी ऊर्जाएं En1 और En2 हैं. देन लिसन, तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा में जो अंतर होगा, सो लिसन, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ दीज 2 सेल विल बी En2 माइनस En1. ये En2 माइनस En1 के बराबर होगा. सो वी ऑल नो दैट द फार्मूला ऑफ एनर्जी एज वी हैव अर्लियर स्टडीड, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, En का फार्मूला या nth ऑर्बिट की एनर्जी का फार्मूला होता है -2 पाई स्क्वायर mz² e⁴ अपॉन n² h². तो n की जगह यहाँ पर रख देंगे n2. क्या रखेंगे?
पहले केस में N2 और दूसरे केस में N1, फिर दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर इस टर्म को कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। सॉल्यूशन, वी ऑल नो दैट डेल्टा ई बराबर होता है hc/लैम्डा, hc/लैम्डा, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट या प्लैंक नियतांक, c स्पीड ऑफ लाइट, इट मीन्स प्रकाश का वेग, लैम्डा तरंग दैर्घ्य, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य। सो डेल्टा ई की जगह हम रख देंगे hc/लैम्डा, फिर यहाँ से 1/लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो hc नीचे चला जाएगा, तो नीचे hc से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा CH3, क्या हो जाएगा, CH3, और ऊपर इतनी क्वांटिटी को कॉमन लेंगे, नीचे से CH3 भी कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। सॉल्यूशन, द फार्मूला ऑफ वेवलेंथ इज 1/लैम्डा इक्वल टू RH, दिस टर्म इज कॉल्ड एज RH, इतने बड़े टर्म को RH कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिडबर्ग कांस्टेंट, इसी को हिंदी में कहते हैं रिडबर्ग नियतांक। सो RH इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। सॉल्यूशन, दिस इज द फार्मूला ऑफ वेवलेंथ, ये किसका फार्मूला है, वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य का। Solution here. So what is RH? So RH is Rydberg constant. RH क्या है यहाँ पर, RH is Rydberg constant and the value of Rydberg constant is this. It means 2 pi m z square e की पावर 4 upon CH cube. So this is called as Rydberg constant. Solution, when all values of m, z, e, c, h are putting, जब सारी वैल्यूज m, z, e, c और h की हम इस फार्मूले में रखते हैं तो RH की वैल्यू या रिडबर्ग कांस्टेंट या रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू कितनी आती है, 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। दिस वैल्यू इज 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स। This is for hydrogen atom, it means Z equal to 1. M, the value of M we have already discussed, 9.1 into 10 to the power minus 28 gram. E equal to electronic charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. H is Planck constant, H is Planck constant 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second, and C is speed of light, it is 3 into 10 to the power 8 meter per second. तो ये सारी जो वैल्यूज हैं किसकी किसकी, M, Z, E, C और H की जब पुट की जाती हैं तो हमारा जो रिडबर्ग कांस्टेंट है वो किसके इक्वल आता है, 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स के। So this is for hydrogen atom. Hydrogen atom means Z equal to 1. But for other atom, किसी दूसरे आइटम के लिए Z की वैल्यू 1 नहीं होती है, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, Z स्क्वायर से। So the formula will become 1/लैम्डा equal to RH into Z square in bracket 1/N1 square minus 1/N2 square. So all these are the applications or usage of Bohr's atomic model.